हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरी यही दुआ है, फिट रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहें। आज क्लास 12 फिजिक्स के 4th चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। लेक्चर का नंबर है 4.2। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। पिछले लेक्चर 4.1 में आपने पढ़ा कि अलग अलग शेप के कंडक्टर किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है और कैसा होता है। आपको ये समझना है कि ये जो आगे आप चैप्टर करेंगे, अगर आप मेरा ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैप्टर को करने से पहले मेरा पिछला लेक्चर 4.1 ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें कोई डेरिवेशन नहीं करवाया है, कोई न्यूमेरिकल नहीं करवाया है, सिर्फ अलग अलग शेप के कंडक्टर कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, उनका डायरेक्शन क्या होगा वो बताया है। क्योंकि पूरा चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड है, तो हर टॉपिक में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो हर जगह अधिकतर आपको डायरेक्शन मिलना ही मिलना है, हर डेरिवेशन हर क्वेश्चन में। तो इसलिए अलग अलग शेप के कंडक्टर जब उनसे करंट पास करेंगे तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, वो 4.1 लेक्चर में बताया गया है। तो आप उसको देख लें तो उससे आपको बहुत अच्छे से डायरेक्शन समझ में आ जाएगा। इतना क्लियर हो। दूसरी चीज़ बता दूं कि जो भी लेक्चर मैं बना रहा हूं वो हर चैप्टर के एक सीरीज से लेक्चर मिलेंगे। जैसे ये चैप्टर है 4.1, पिछला लेक्चर इससे पहले वाला, अब ये 4.2 है, इसके बाद 4.3, 4.4, 4.5। 4th चैप्टर जब तक चलेगा उसका थ्योरी चलेगी, तब तक 4 पॉइंट में नंबर आता रहेगा। उसके बाद जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, न्यूमेरिकल होंगे, तो थंबनेल जो आप देख रहे होगे या आप देखोगे तो उसमें उस न्यूमेरिकल का नंबर पड़ा होगा जब एनसीईआरटी के सॉल्यूशन आप करेंगे। तो इससे आपको क्या होगा, लेक्चर देखने में आसानी हो जाएगी, ढूंढने में आसानी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कौन सा लेक्चर देख लिया, कौन सा हमें अभी देखना है। 5th चैप्टर होगा तो 5th चैप्टर का 5.1, 5.2, 5.3 इस तरीके से आपको लेक्चर के नंबर मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बहुत आसान सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहला आज आपको एक छोटा सा डेरिवेशन करना है, इसका नाम है बायोट-सेवर्ट लॉ। तो बायोट-सेवर्ट लॉ क्या है वो देखना है। बायोट एक अलग साइंटिस्ट का नाम है और सेवर्ट एक अलग साइंटिस्ट का नाम है। दोनों ने मिलकर एक फॉर्मूला दिया कि किसी कंडक्टर के छोटे से पार्ट की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो उसका एक्सप्रेशन या फॉर्मूला क्या होगा। बात समझ में आ रही। बायोट-सेवर्ट लॉ ने क्या किया, एक फॉर्मूला दिया जिस फॉर्मूले की हेल्प से किसी वायर के छोटे से पार्ट की वजह से आप किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो वही देखेंगे। तो हमने क्या किया, यहां पर एक इस तरीके से एक स्ट्रेट वायर ना लेकर एक टेढ़ा मेढ़ा वायर ले लिया। इसमें जो है करंट फ्लो कर रहा हमारा आई करंट फ्लो कर रहा। फिर हमने क्या किया, इसमें एक स्मॉल लेंथ ले लिया DL, ये DL ले लिया, एरो लगा दिया। अब DL क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, जिसपे आपको पता होगा ये एरो का साइन लग जाता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस DL लेंथ की वजह से, यानी कि इस पूरे कंडक्टर की वजह से नहीं निकालना है हमें, सिर्फ इस छोटे से पार्ट की वजह से। मान लो इस पॉइंट, ये पॉइंट हमने ले लिया P पॉइंट, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि ये छोटा सा पार्ट इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने किया, दोनों ने, बायोट-सेवर्ट ने, तो उन्होंने देखा कि ये लेंथ कम थी तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी उसकी स्ट्रेंथ कम थी। जब ये लेंथ को बढ़ा दिया,
ज़्यादा लेंथ ले लिया तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो इसलिए इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस छोटी सी लेंथ की वजह से, उसको हम B ना लिखकर लिखेंगे DB। DB क्यों लिखेंगे? B मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और DB स्मॉल अमाउंट में, यानी कि स्ट्रेंथ कम होगी क्योंकि लेंथ कम है। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस इस DL से कितना है, यहां से एक हमने एरो ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है R, ये ले लिया R। इतना क्लियर हुआ? अब यहां पर ये जो लाइन जा रही है, ये जो जिसको हमने R से रिप्रेजेंट करा, ये जो एंगल बना रहा है ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा। अब ये वायर में करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, मैंने जैसे बताया आपको कि मैंने पिछले लेक्चर में पूरा उसको डिफाइन करा है तो समझाया है। तो अगर हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, तो हम राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन निकालते हैं। तो हमने देखा कि करंट ऊपर जा रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है। अब इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं ऐसे करके। तो कहने का मतलब है बड़ा आसान तरीका, वायर के राइट हैंड साइड यहाँ 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 कहीं भी बोल रहे हैं आपसे, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाती हुई आप बनाएंगे, और लेफ्ट की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती हुई बनाएंगे। ठीक है, डिटेल अगर समझने जाते हैं तो 4.1 आप देखो। अब क्या है, राइट हैंड साइड, अब ये राइट हैंड साइड मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें करंट ऊपर जा रहा है। अगर इसमें करंट नीचे जा रहा होता तो कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो इस पॉइंट पर अगर हम बात करें, मैंने कहा पूरे एरिया में कहीं पर भी बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही बनाएंगे जाती हुई। तो इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो ये हम ऐसे बनाएंगे क्रॉस। ये तरीका होता है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का, अगर मैग्नेटिक फील्ड उस जगह अंदर की तरफ एंटर करे, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड डायरेक्शन है तो। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया। अब जब बायोट सेवर्ट ने दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ये देखा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस छोटी सी लेंथ dl जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है उसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है, तो उसका मैग्नीट्यूड, उसका क्या हो गया मैग्नीट्यूड dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। अब देखना dB लिखा, B के ऊपर हमने एरो नहीं लगाया। वो एरो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हम कह रहे हैं मैग्नीट्यूड, यानी कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, उसके डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू की निकालना है कि इस छोटी सी लेंथ जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3 4 2.5 कुछ भी हो सकती है। डायरेक्शन तो पहले बता दिया कि अंदर की तरफ होगा। तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ये देखा गया कि अगर इस वायर में करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि इस वायर में जब करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो ये छोटी सी लेंथ है, इससे भी तो ज़्यादा करंट पास होगा। यहाँ से करंट सेम ही तो जा रहा है, यहाँ से जा रहा है इस तरीके से। दूसरा हो गया dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। अब अगर इस लेंथ को और बढ़ा दो, मान लो ये dl लेंथ 1 सेंटीमीटर है, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की कुछ स्ट्रेंथ आपने फाइंड की। अब आपने dl ले लिया 2 सेंटीमीटर, तो P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए लिखा dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, यानी कि जितनी ये लेंथ बढ़ाते जाओगे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। जितना ये एंगल ज्यादा होगा उतना इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मतलब कहने का ये है
इस पॉइंट का मतलब जैसे मान लिया इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो लेंथ है वो हमारी 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10। अब आपने क्या किया, आपने ऐसे ले लिया, मान लो पॉइंट आपने यहां ले लिया, ये पॉइंट कहां आ गया? यहां। सपोज कर लो, या जब यहां पर आ गया तो यहां अब एंगल कितना बनेगा? 90। अब डिस्टेंस देखो, इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से 10 सेंटीमीटर, इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से 10 सेंटीमीटर, लेकिन यहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहां ऐसे जो हम लाइन बनाएंगे तो वो जो एंगल बना रहे इस डीएल के साथ उसकी वैल्यू बढ़ गई। यहां पर मान लो अगर 30 था तो पता लगा यहां पर आने में कितना होगा? 90 हो गया। दूसरी चीज समझना है कि अगर हम पॉइंट यहां ले लें, अब डिस्टेंस इस पॉइंट का, यानी कि इस पॉइंट को P डैश मान लिया, अब इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से डिस्टेंस तो 10 ही सेंटीमीटर है, लेकिन जब हम ऐसे लाइन बनाएंगे ना इस तरीके से, बात समझना, तो यहाँ पर एंगल और छोटा हो जाएगा। इस तरीके से बना देता हूँ, तो यहाँ एंगल और छोटा हो गया। जब एंगल और छोटा हो गया तो इस पॉइंट पे स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी। इतना क्लियर होगा? यानी कि आर, ये वाली लाइन इस डीएल के साथ जो एंगल बना रही है उस पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही। जितना एंगल ज्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम इधर से चले इस तरीके से नीचे की तरफ चलते हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ती है। डिस्टेंस सेम रखना है, डिस्टेंस ऐसे समझ लो आप, मैं ऐसे ले लिया, ये डीएल ले लिया, ये डीएल लेंथ हो गई। अब मैं मान लो ये मेरा पेन है, पेन की टिप को देख लो, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड जितनी भी आएगी इस लेंथ की वजह से ऐसे करते हैं बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है। अब देखो डिस्टेंस तो 10 ही रहा, लेकिन क्या हो रहा है? स्ट्रेंथ बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ये जो पेन है इस डीएल के साथ जो एंगल बना रहा है वो बढ़ रहा है ना। वैसे करेंगे, ये P पॉइंट, डिस्टेंस हमने ये ले लिया 10 सेंटीमीटर, एंगल हो गया मान लिया हमने लिया 30। अब पॉइंट हो गया यहाँ पर, ये P1 पोजिशन, ये P2, अब एंगल कितना हो गया? 40। अब स्ट्रेंथ और ज़्यादा, ऐसे कर लिया P3, अब एंगल कितना हो गया? 50। अब स्ट्रेंथ इस पॉइंट पर और ज़्यादा, ऐसे करते करते यहाँ पर जब यहाँ आ जाएगा ना Pn पर, तो एंगल कितना हो जाएगा? 90, तो स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ? ये तो यहाँ पर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये देखा कि ये डिस्टेंस जो है r जितना ज़्यादा होगा उतनी स्ट्रेंथ कम होगी। मतलब कहने का ये, जैसे मान लो आपने पॉइंट यहाँ लिया, अभी इतना लेंथ जो है वो है 10 सेंटीमीटर, अब आपने पॉइंट यहाँ ले लिया, अब यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की लेंथ कितनी हो गई? 15, तो इस पॉइंट पे स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी। जितना दूर जाओगे वायर से, सिंबल है, उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। इतना क्लियर हुआ? अब ये चारों पॉइंट हो गए। अब हम इन सबको क्या करते हैं? कंबाइन कर देंगे। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, इसको थर्ड ले लो और इसको फोर्थ ले लो। ठीक है, तो बोले कंबाइन कर दो 1 2 3 एंड 4। तो क्या हो जाएगा? dB प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाया, IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया। सबको कंबाइन कर दिया। अब आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो कांस्टेंट हो गया हमारा K IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हो। अब ये जो K है, ये कांस्टेंट K जो है वो बराबर है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के बराबर, और इसकी वैल्यू होगी 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये इसकी यूनिट है। पूरे K की जो यूनिट है वो कितनी हो? K किसके बराबर हो गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
और ये बराबर 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इस के की यूनिट है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, dB इक्वल्स टू के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दो, μ0/4 IDL sin θ/r², ये आ गया। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। काहे के लिए, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, इनकी जो स्मॉल लेंथ dl लिया है, ये P पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, यानी कि स्मॉल लेंथ dl लिया है जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है, तो ये इस P पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। एक चीज ध्यान रखना, किसी वायर, सिर्फ वायर नहीं कर सकता जब तक वायर के अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर इस वायर से करंट फ्लो ना करे तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलने वाली। इतना क्लियर हुआ, इसको आप नोट कर लो, फिर मैं उसके आगे कराता हूं। नोट कर लें आप। अब इसमें क्या है, ये जो μ0 है, इसको समझ लें क्या है। μ0 को बोलते हैं हम परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। μ0 को हम क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या एब्सोल्यूट परमेबिलिटी भी बोल देते हैं, और एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अगर इस μ0 की वैल्यू की बात करें तो देखो μ0/4 जो है वो है 10⁻⁻7 के बराबर। यूनिट तो वही रहेगी, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अगर आपको μ0 की निकालना है तो 4 इधर चला जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये हो गया। इतना क्लियर हुआ, ठीक। इसे नोट कर लें। अब इधर देखो बच्चों, ये आपने कर लिया, ये हमने एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिया। अब इस एक्सप्रेशन को, यानी कि बायोट-सेवर्ट लॉ, इसको हम बायोट-सेवर्ट लॉ भी बोल देते हैं क्योंकि उनका दिया हुआ फॉर्मूला है। इस एक्सप्रेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए भी आ जाता है। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आएगा तब आप उसको कैसे लिखेंगे उसको देखिए। बहुत आसान सा तरीका है। पहले तो आपको ऐसे ही करना है जैसे अभी किया है हमने। जब ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, फाइनली हम इसे क्या कर देंगे, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको यहाँ रब कर देता हूँ। अभी आप देखें, पहले हमने लिखा कि dB स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, dB इक्वल्स टू μ0/4 IDL sin θ/r²। यही तो एक्सप्रेशन था, अभी ड्राइव किया हमने। अब इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। dB लगाया तो B पर एरो, देखो D पे नहीं लगना है, B पर लगना है। D तो बता रहा है B स्मॉल अमाउंट में, तो इसलिए D लिख दिया। तो dB स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। अब μ0/4 ये तो भाई स्केलर है, करंट स्केलर है, और r² एज इट इज लिखा, लेकिन हमने इस dl साइन थीटा को लिख दिया इस तरीके से, dl, इस पर एरो का साइन लगाया और क्रॉस और यूनिट वेक्टर r। ये मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, यानी कि ये वेक्टर फॉर्म में मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप ये देखो, ये लिख कैसे दिया,
इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे बनाया, किस तरीके से, dl sin थीटा के प्लेस पर मैंने dl क्रॉस r यूनिट वेक्टर लिख दिया। देखो बहुत आसान है ये, आप समझना है। अब मैं इसको लिख के दिखाता हूं। मान लिया मैंने यहां लिखा dl क्रॉस यूनिट वेक्टर। आपने 11th क्लास में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता था, dl है तो dl का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, इस तरीके से बिना एरो के, तो ये स्केलर फॉर्म हो गई, ये वेक्टर फॉर्म हो गया एरो लगाया था। फिर हमने, अब देखो ये क्रॉस है, फिर हमने क्या किया, ये तो dl का मैग्नीट्यूड हो गया, फिर इस r का मैग्नीट्यूड, यानी कि r का जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, तो r के ऊपर लगा है कैप, तो r यूनिट वेक्टर जिसके ऊपर ये कैप ऐसे लगा होता है, यानी मैं लिख दूं a और इसके ऊपर लगा दूं कैप, तो ये यूनिट वेक्टर, इसका मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होगी, ये फिक्स्ड है। तो इस r की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो गई, मैंने 1 लिख दिया। और ये जो क्रॉस हटाया तो साइन लगाते, क्रॉस हटाते तो साइन लगाते, डॉट हटाते तो कॉस थीटा लगाते हैं, और क्रॉस हटाते हैं तो साइन लगाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारा क्या आ गया, dl साइन थीटा। तो आप देखो हमने dl साइन थीटा के प्लेस पे यही तो लिखा है, ये अब समझ में आ गया कैसे लिख दिया। तो देखो एक तरीका तो ये हो गया, एक और तरीके से भी आपको मिलेगा, वो भी बता देता हूं। db इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर क्यूब। अब ध्यान देना, यहां स्क्वायर है, मैंने यहां क्यूब कर दिया, और dl क्रॉस वेक्टर। अब दोनों में डिफरेंस समझना, ये भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है पूरा फॉर्मूला, ये भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस एक तो ये यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर क्यूब है। दूसरा क्या डिफरेंस है, ये आर के ऊपर एरो लगा, यहाँ पर इस टाइप का यानी कैप लगा हुआ है, ये यूनिट वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर नहीं है। तो इससे ये बन कैसे गया, तो अब आप फिर समझ लो, ये जो यूनिट वेक्टर r है ये बराबर होता है वेक्टर r डिवाइडेड बाई r। यानी कि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है कि किसी वेक्टर क्वांटिटी को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मैग्नीट्यूड का मतलब बिना वेक्टर के, बिना वेक्टर यानी कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो किसी वेक्टर क्वांटिटी को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो हमने क्या करा, इस यूनिट वेक्टर r के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दी। तो जब ये पुट करोगे तो r यूनिट वेक्टर हटा तो उसके प्लेस पर तो ये r आ गया, ये वाला, और ये r डिनोमिनेटर में आ गया तो r क्यूब हो गया। तो इस तरीके से दोनों तरीके से आप इस बायोट सेवर्ट लॉ के एक्सप्रेशन को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर बात यूनिट की आ रही है तो इसकी यूनिट होती है टेस्ला। टेस्ला ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है जिसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जब आप कोई न्यूमेरिकल करेंगे, इन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, I के प्लेस पर I की, DL के प्लेस पर DL की, और सारी वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे, तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तो उसकी कोई यूनिट भी तो लिखेंगे, तो यूनिट क्या लिखेंगे, टेस्ला। इतना समझ में आ गया। ये हो गया आपका बायोट सेवर्ट लॉ कंप्लीट। अब नोट कर लें आप, इसके बाद एक छोटा सा रिलेशन करवा रहे हैं। रिलेशन क्या है कि आपको मैं अभी लिख के बताता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या करना है आपको। यहां पर आपको ये म्यू नॉट दे रखा है, अभी मैंने बताया आपको क्या होता है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा हुआ परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एंड सी स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट। इन तीनों के बीच में आपको एक रिलेशन
ड्राइव करना है, मतलब कोई फॉर्मूला ड्राइव करना है जिसमें ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज प्रेजेंट हो। बात समझ में आ गया? तीनों फिजिकल क्वांटिटीज प्रेजेंट हो। देखो एक चीज मैं और बता दूं, एप्सिलॉन नॉट जो होगा जब आप चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक चल रहा हो, या मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे होंगे, तब वहां पर ये कांस्टेंट आपको मिले। और जब मैग्नेटिज्म की बात कर रहे होंगे, मैग्नेटिज्म की, तब आपको ये कांस्टेंट मिलेगा वहां पर। समझ में आ रहा है? ये जब मैग्नेटिक फील्ड उसकी बात करें, अभी आपने देखा बायोट-सेवर्ट लॉ में हमने ये लगाया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें कि म्यू नॉट, इसको क्या बोलते हैं? म्यू नॉट। सिंबल आपको समझ में आ रहा हो, म्यू एक होता है ये बता दूं, ये सिंबल है आपका म्यू और ये सिंबल है न्यू। ये न्यू, ये फ्रीक्वेंसी के लिए भी और दूसरी चीजों के लिए भी यूज होता है। इसको बोलते हैं न्यू, इसको बोलते हैं म्यू, ठीक। तो हमने क्या लिखा? ये लिखा म्यू नॉट, नीचे जीरो जैसा लगा रखा, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, फिर लिख दिया म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। बताओ इक्वेशन बैलेंस है? बराबर है। अब क्या करना है? हमने क्या किया, 4 पाई से, अगले स्टेप में समझना, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल दोबारा से वैसे लिख दिया, बस अब ये क्या कर दिया, 4 पाई से मल्टीप्लाई और 4 पाई से डिवाइड। आप इसको कट कर दो, फिर वही आ जाएगा। बात समझ में आया? अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई किसके बराबर होता है? 10 टू दी पावर -7, अभी बताया था वैल्यू। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू समझना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है बराबर 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 के। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या जाएगा, 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो हमने लिखा इंटू 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। अब 10 टू दी पावर 7 ऐसे भी डिनोमिनेटर में ले आ रहे हैं, तो क्या हो गया, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 10 टू दी पावर 7। अब क्या होगा, पावर तो वही रहेगी, नीचे आ गया, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का था नीचे आ गया प्लस का। अब क्या करना है, 9 इंटू 10 की पावर 9 10 की पावर 7 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 16। और लेफ्ट हैंड साइड तो ये चल ही रहा है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब आपने क्या करना है, इसके आगे देखें, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 का स्क्वायर। यानी कि ये जो वैल्यू लिखी 9 इंटू 10 टू पावर 16 लिखा है ना, इसको हमने क्या लिख दिया, 3 इंटू 10 टू पावर 8 का स्क्वायर। क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 या 9 हो जाएगा इंटू 10, 8 2 जा 16, यही तो आ जाएगा स्क्वायर करने पर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमने इसलिए किया ये कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन सी लिख सकते हैं। इस वैल्यू के प्लेस पर 3 इंटू 10 टू पावर 8 के प्लेस पर सी लिख सकते हैं। अब क्योंकि स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ये जो सी दे रखा है इसकी स्पीड 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। स्पीड ऑफ लाइट है, फिक्स्ड वैल्यू है। एयर या वैक्यूम में लाइट की स्पीड इतनी होती है। ये मैं आपको बता दूं, वैक्यूम में एयर से स्पीड लाइट की ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम दोनों को देखते हैं ना, एयर और वैक्यूम, तो उनमें डिफरेंस बहुत ही कम है। इसलिए हम दोनों में एक ही मान लेते हैं, दोनों में हम एक ही मान लेते हैं। ये आ गया तो सी इधर आ जाएगा, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू, और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को सी के प्लेस पर रख दिया, ये आ गया
तो c इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, डिजायर्ड इक्वेशन ये आ गई, यही लाना था। c इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब इधर देखो, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आपको ये वैल्यू दे दी जाए सिर्फ इस तरीके से, आपसे बोलते हैं 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और आपसे पूछ ले बताओ इसकी यूनिट क्या होगी इस पूरे टर्म की। तो ऐसे तो देख के बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, म्यू नॉट इसकी यूनिट बताओ, फिर इसकी, फिर अंडर रूट भी लगा हुआ है। तो आप ही समझो ये किसके बराबर है, c के बराबर है। जब ये c के बराबर है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया? इस पूरे की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप नोट कर ले, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें बायोट सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन की बात करेंगे। मतलब बायोट सेवर्ट लॉ को यूज़ करके हम और डेरिवेशन ड्राइव करेंगे अलग अलग केस में। तब तक मेहनत करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है आपको किसी टॉपिक में, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये आपका फीडबैक है। आप फीडबैक देते तो हमें पता चलता है कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा अगर आपको समझ में आ रहा है तभी हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो पाएगा कि हम पढ़ा रहे बच्चों को वो चीज़ समझ में आ रही है। ओके।